नमस्कार। हमारे YouTube चैनल फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आइए फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में आज एक ऐसे राजा की कहानी जानते हैं जो भारत का एक यशस्वी सम्राट था, लेकिन वो आज भारत की किताबों से गायब है। वो एक ऐसा सम्राट था जो हूणों के एक राजा को युद्ध क्षेत्र से घसीटकर पाटलिपुत्र ले गया था और लगभग 100 राजा और अनेक रियासतें उसका आधिपत्य स्वीकार करती थी। वह एक ऐसा सम्राट था जिसने विवाह भी नहीं किया था। सत्ता प्राप्त तो हुई उसे, लेकिन उसने कभी सत्ता का सुख प्राप्त नहीं किया। उसे हूणों को पराजित करने के लिए जमीन पर भी सोना पड़ा था, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए वो कभी पीछे नहीं हटा और राष्ट्र रक्षा के लिए जिसने अपना संपूर्ण जीवन ही युद्धों को भेंट कर दिया, केवल युद्धों को भेंट कर दिया। लेकिन अफसोस बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो ये ऐसा शासक था सम्राट स्कंदगुप्त, जो कि मगध का सम्राट था। देखिए, लगभग 400 ईस्वी की बात है। उस समय मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी हूण, जिसने बड़ा ही आतंक फैला रखा था। उस मध्य एशिया की जाति हूण ने अरब, यूनान, इराक आदि पर वो तांडव मचाया कि उनको तहस नहस कर दिया और राख के ढेरों में उनको बदल दिया था। ये हूण ही थे जिन्होंने रोमन साम्राज्य को भी पतन के कगार पर ला दिया था। रूस को तो इन्होंने करीब करीब बर्बाद ही कर दिया था। और तो और वोल्गा नदी के जल को इन्होंने रक्त से लाल कर दिया था। और अब वो आगे बढ़ते हुए ईरान की तरफ बढ़े और ईरान को तहस नहस किया और उसे लूटा, जीता। अब उनका टारगेट था भारत। ईरान जीतकर वो भारत की तरफ बढ़े और यहाँ हमले दर हमले करते गए, आगे से आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे गांधार, कश्मीर, मथुरा, राजस्थान, गुजरात, सिंध आदि अनेक इलाकों पर उनका अधिकार हो गया था। इन क्षेत्रों पर अधिकार किया था। वो क्षेत्र लगभग उस समय भारत के साम्राज्य के आधे हिस्से थे, यानी आधे भारत पर उनका कब्जा हो चुका था। इस प्रकार जो पवित्र भूमि थी भारत की, उस पवित्र धरा पर बर्बर हूण जैसे राज्यों की लूट मार मच चुकी थी। मंदिर तोड़े जा रहे थे, औरतों पर अत्याचार किया जा रहा था और सारी तरह अव्यवस्था फैल चुकी थी। पूरी धरती पर या भारत भूमि पर आतंक ही आतंक था, हूणों का बर्बर आतंक। लेकिन इनका सामना करने के लिए जो सम्राट सामने आया, वो आया स्कंदगुप्त, जिसने हूणों को ऐसी धूल चटाई कि वो त्राही त्राही करने लगे थे। सम्राट स्कंदगुप्त की सेना एक विशाल सेना तैयार थी, जिसमें लगभग 3 लाख पैदल, 1200 खूंखार हाथी और 40,000 के करीब तीरंदाज थे, जो बड़े ही होशियार थे। और ये इतनी विशाल सेना थी कि जिसको विशाल साम्राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया था, क्योंकि मगध साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था जिसकी सेनाएं देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर थी। और ये बात लगभग 455 ईस्वी के आसपास की है कि जब गांधार, मथुरा, कश्मीर आदि के विजय अभियानों ने हूणों को और भी आगे बढ़ा दिया और वो गंगा यमुना तक के क्षेत्रों पर आप पहुंचे थे और हूणों ने इस समस्त क्षेत्र को रौंद डाला था। लेकिन अब इनका सामना करने का निर्णय किया 17 साल के स्कंदगुप्त ने, और उसने सबसे पहले मगध की सेना को पाटलिपुत्र में इकट्ठा किया। यानी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मगध की सेनाएं थी, जो कि विशाल साम्राज्य था। अब वो समस्त सेनाएं कहाँ इकट्ठी की जाने लगी? पाटलिपुत्र में। और अब उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा करके ललकारा कि हूण बर्बर जाती है, वो हमारे मंदिरों को तहस नहस कर रही है, हमारी महिलाओं पर अत्याचार कर रही है, हमारे राज्यों को लूट रही है, हमारे लोगों को मार रही है। लेकिन अब हम और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसको मिलकर निपटेंगे। और इसके लिए मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ सैनिक वेश में रहूँगा और मैं सत्ता का सुख नहीं भोगूंगा। मैं आप लोगों के साथ ही जमीन पर सोऊंगा, लेकिन हूणों को भारत से भगाकर ही दम लूँगा और भारत के वीरों की वीरता इनको दिखाकर ही दम लूँगा। इन हूणों को मैं चाहता हूँ कई क्षेत्र से पूरा समूल नष्ट कर दूँ, और जब तक मैं इनको समूल नष्ट नहीं कर दूँगा, मैं घर वापस नहीं जाऊँगा, अपनी माँ को मुँह नहीं दिखाऊँगा।
ये जोशीली बात सुनकर सेना ने भी हर परिस्थिति में अपने राजा का साथ निभाने का वादा किया और इस प्रकार स्कंदगुप्त ने अपनी इस जोशीली सेना को लेकर आगे प्रस्थान किया। घटना लगभग फरवरी 456 ईस्वी की सर्दियों की है कि जब सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के आसपास जो 3 राज्य थे हुणों के अधिकार में थे, उन्हीं पर सबसे पहले स्कंदगुप्त ने अधिकार किया और हुणों को बहुत बुरी तरीके से दबाया और उनको वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया था और बहुत से हुणों को उन्होंने मार डाला और हुणों के कटे सिर को लिए हुए ये पाटलिपुत्र में प्रवेश कर गए। जब पाटलिपुत्र के लोगों ने हुणों के कटे हुए सरों को देखा तो उनका सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि भारतीयों की वीरता अब सामने नजर आ रही थी। संभवतः हुणों पर सामने से हमला करने का ये इतिहास में पहला ही उदाहरण था, अन्यथा हुण ही आया करते थे। हुणों को सामने से किसी ने आक्रमण या न्योता नहीं दिया था। हुणों को नेस्तनाबूद इस तरीके से किया कि उनकी हालत खराब हो गई, लेकिन इन आक्रमणों से हुणों का सम्राट हुस्नेवाज है वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो चुका था, जो कि अब इस समय गंगा घाटी के क्षेत्रों में आ चुका था। आग बबूला हो उठा और वो बदला लेने के लिए तड़पने लगा। बदला लेने के लिए वो सीधा स्कंदगुप्त से नहीं टकराना चाहता था, बल्कि उसने उसके पड़ोसी राज्य मालवा पर आक्रमण कर दिया। बर्बर हुणों ने जब मालवा पर चढ़ाई की तो इस समय मालवा के राजा थे बंधु वर्मा। इन्होंने बर्बर हुणों से डरकर मालवा दुर्ग के द्वार बंद कर दिए थे और अपनी रक्षा करने के लिए स्कंदगुप्त को एक प्रार्थना पत्र भेजा। जब स्कंदगुप्त को ये प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ तो स्कंदगुप्त ने एक विशाल सेना तैयार की और विशाल सेना तैयार करके मालवा की तरफ प्रस्थान किया। उसने दल बल सहित अपनी सेना को एक साहस के साथ शिप्रा नदी को पार करवाया और मालवा में प्रवेश किया। मालवा में प्रवेश करते ही हुणों पर उन्होंने एक जबरदस्त हमला बोल दिया। हुणों के लिए स्कंदगुप्त इस समय अपनी सेना के साथ एक काल बनकर आया था, जिसने पूरे मालवा को हुणों की लाशों से भर दिया था। हुणों के सेनापति को 800 सेना के साथ लगभग बंदी बना लिया गया था और इस वीरता से हुणों के होश भी ठिकाने आ गए और बंधु वर्मा ने भी स्कंदगुप्त को अपना अधिपति स्वीकार कर लिया था। वीरता के इस प्रदर्शन के कुछ ही समय पश्चात स्कंदगुप्त के पिता कुमारगुप्त की मृत्यु हो गई। जब स्कंदगुप्त के पिता कुमारगुप्त की मृत्यु हुई तो उसका पाटलिपुत्र साम्राज्य रक्त से लाल हो उठा, जिसका मुख्य कारण था उसके परिवार के सदस्य, उसके भाई बंधु राज्य को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ पड़े और एक भयंकर मारकाट उसमें मचाई गई और पाटलिपुत्र की धरती को लाल कर दिया गया। और ऐसी स्थिति के अंदर पाटलिपुत्र में प्रवेश किया स्कंदगुप्त, जो इस समय सबसे ज्यादा प्रभावशाली उत्तराधिकारी के रूप में अंकित था। जब स्कंदगुप्त पाटलिपुत्र पहुंचा तो बाकी लोगों के अंदर जो सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे उनके बीच एक सन्नाटा पसर चुका था। कारण यह था कि मगध की इस विशाल सत्ता का सबसे प्रभावशाली उत्तराधिकारी सामने आ चुका था और इस समय वो अपने बल को, वीरता को दिखा भी चुका था। और इस प्रदर्शन के साथ ही जब उसने पाटलिपुत्र में प्रवेश किया तो अपनी सत्ता को दिखाते हुए उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और अपने आप को सत्ता का सबसे प्रमुख दावेदार घोषित कर दिया। और इस तरह से स्कंदगुप्त विक्रमादित्य सम्राट बना। लेकिन इसी समय हुणों ने एक विशाल सेना तैयार कर ली थी, क्योंकि हुणों को स्कंदगुप्त ने नाकोचने चबवा दिए थे। लेकिन हुण अब किसी भी स्थिति में चुप नहीं बैठना चाहते थे। हुणों के सम्राट ने अलग अलग क्षेत्रों में जो अपनी सेनाएं थी उन सब को गंगा के क्षेत्रों में एकत्रित करना शुरू कर दिया और जब वो सारे एक जगह एकत्रित हो गए तब उन्होंने गुप्त साम्राज्य की ओर प्रस्थान किया और लगभग 3 लाख की हुणों की बर्बर सेना गुप्त साम्राज्य की ओर बढ़ने लगी थी। लेकिन स्कंदगुप्त की उनका सामना करने के लिए भी तैयार था, किसी भी दृष्टि से वो उनसे कमजोर नहीं था। बर्बर हुणों के मगध साम्राज्य की ओर आने की सूचना पाकर गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य भी अपनी सेना को लेकर पहले ही आगे रवाना हो गया था। और कहते हैं आज के गाजीपुर के आसपास उन दोनों की सेनाएं कहीं टकराई
और दोनों के अंदर एक भयंकर युद्ध है वो शुरू हो चुका था। हूण अपने आप को साबित करने में लगे थे और वहीं स्कंदगुप्त है वो भारतीयों की वीरता को दिखाने में अपने आप को पूरी तरीके से झोंक चुका था और साथ ही साथ उसकी सेना भी अपने आप को झोंक चुकी। कहा जाता है इस समय स्कंदगुप्त है वो एक बड़ी विशाल सेना के साथ था। उसके साथ उसकी 2 लाख पैदल सेना और खूंखार हाथियों की सेना उसके साथ थी। उधर हूणों के पास भी विशाल घोड़ों के साथ हाथियों की भी एक विशाल सेना साथ थी। दोनों तरफ से जब विशाल सेनाएं युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी तो ऐसा समा लग रहा था जैसे विशाल आंधी आ रही है और दोनों तरफ की विशाल हाथियों की और विशाल सेनाओं ने प्रवेश युद्ध क्षेत्र में किया तो युद्ध के हालात अलग थे। इस युद्ध क्षेत्र के अंदर जब स्कंदगुप्त ने प्रवेश किया तो अपने दोनों हाथों के अंदर तलवारें लहराता हुआ उसने प्रवेश किया था और अब उस युद्ध क्षेत्र के अंदर वो मारकाट मची कि तलवारों ने उस भूमि को लाल कर दिया। ना केवल उस भूमि को लाल कर दिया बल्कि गंगा का पानी भी उसने लाल कर दिया था। लेकिन स्कंदगुप्त ने अपने आप की वीरता को अब यहाँ दर्शा दिया था। स्कंदगुप्त इस समय युद्ध के अंदर स्वयं युद्ध क्षेत्र में बीच में थे, इसीलिए उसकी सेना का जोश देखते ही बन रहा था। अपनी सेना को ललकारते हुए वो उनको और आगे बढ़ने के लिए और तेज वीरता प्रदर्शन करने के लिए ललकार रहे थे और इसी ललकार ने भारत के वीरों के अंदर वीरता का संचार कर रखा था और हूणों के मुंड कटे जा रहे थे और भारतीय सेना है वो उनके ऊपर धीरे धीरे हावी होती जा रही थी। और एक समय ऐसा आया जब गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हूणों के नेता या उनके सम्राट खुमान को पकड़ लिया और उनको घसीट कर कहते हैं पाटलिपुत्र तक लाया गया था। तो ऐसा सम्राट हुआ है स्कंदगुप्त जिसने संपूर्ण अपना जीवन अपनी देश रक्षा के लिए दांव पर लगा दिया था। बताया जाता है कि हूणों के इस बर्बर मुखिया ने हुआण ने इस समय यहाँ आकर पाटलिपुत्र में सबसे माफी मांगी और माफी की शर्त पर साथ ही साथ अटक दरिया से पार निकालकर और वहां से दोबारा भारत की तरफ न आने की शपथ के साथ उसको छोड़ा गया था और उसको अटक दरिया के पार छोड़ दिया गया था। इस प्रकार सम्राट स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत से भगाने में अपने आप को झोंक रखा था। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों से अंदर यवनों के आधिपत्य को समाप्त कर दिया गया और एक लंबे समय पश्चात कश्मीर पर एक आर्य राज्य स्थापित किया गया और इस आर्य राज्य के अंदर मात्रगुप्त को वहां का मुखिया नियुक्त किया गया। स्कंदगुप्त के द्वारा गांधार को भी जीतकर भारत के अधीन लाया गया और इसी के कुछ समय पश्चात स्कंदगुप्त ने बंधु वर्मा के नेतृत्व में एक विशाल सेना तैयार की और उस सेना को सिंधु के पार भेजा। उस सिंधु के पार के क्षेत्रों के अंदर बंधु वर्मा की सेना है वो कामयाब रही और उन्होंने खुरासान फारस के इलाकों तक है वो मगध के ध्वज को फैलाने में अंकित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ऐसा भी बताया जाता है कि स्कंदगुप्त वो मालवा की राजकुमारी देवसेना से प्रेम किया करते थे, लेकिन देवसेना इनको प्रेम नहीं करती थी क्योंकि देवसेना स्कंदगुप्त को एक बर्बर और हिंसक व्यक्ति मानती थी। लेकिन ऐसा करना स्कंदगुप्त की मजबूरी थी क्योंकि एक तरफ बर्बर हूणों के आक्रमण थे जिनसे उनको निपटना था, इसलिए वो हूणों को मुंडों के मुंड काटता और भगवान से अपने किए की वो क्षमा भी मांग लिया करता था। लेकिन फिर वो उसी काम में लग जाता था क्योंकि उसे अपनी प्रजा को अपने राज्य को बर्बर हूणों से जो बचाना था। लेकिन इन सब से अलग उसने राष्ट्रहित को महत्व दिया और हूणों को लगातार यहाँ से हराता रहा था। गुप्त एक ऐसा यशस्वी सम्राट हुआ जिसने सत्ता की कभी चाह नहीं रखी। उसने ये कह रखा था कि क्षत्रिय वही है जो अपने देश की रक्षा के लिए लगातार लगा रहे, युद्ध और युद्ध के द्वारा वो अपने बल और अपने राष्ट्र को दर्शा सके, बचा सके और अपने अभिमान को बचा सके। इस यशस्वी सम्राट की जानकारी के बारे में एक लेख है और वह है भीतरी स्तंभ लेख। उस भीतरी स्तंभ लेख पर यह अंकित किया है कि उसकी ये वीरता की गाथा इस भारत भूमि पर हमेशा बनी रहेगी और ये बिल्कुल सही भी है कि वो भारत भूमि का एक वीर था। लेकिन बड़े ही खेद की बात है, बहुत से लोगों को इस व्यक्ति के बारे में, इस यशस्वी सम्राट के बारे में
जानकारी नहीं है, जिससे हूण जैसी बर्बर जाति से भारत को बचाया था। अन्यथा हो सकता है भारत की स्थितियां आज और इससे विपरीत हो सकती थी। स्कंदगुप्त जैसे वीर शासक ने अपने आप को पूरी तरीके से हूणों के खिलाफ अभियान में झोंक दिया था और अपने कर्तव्य का पूरी तरीके से निर्वहन किया और राष्ट्र को हर संकट से बचाने के लिए अपने आप को लगा दिया और इस भारत भूमि को अपने रक्त से सेंच दिया। हमारा ये दायित्व बनता है कि ऐसे वीरों की गाथा जो किताबों के अंदर बंद पड़ी है उनको जन जन तक पहुंचाएं और इन वीरों को इस प्रकार का उचित सम्मान दे जिसके वो लायक हैं। तो इस प्रकार की गाथाओं को और जानने के लिए हमारे YouTube चैनल फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड से जुड़े रहें और इस प्रकार की नई गाथाओं की जानकारी प्राप्त करते रहें। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली गाथा के लिए जय हिंद।